हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ये आपको बताना है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी भूकंप एवं ज्वालामुखी। तो इस सवाल का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत ये भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो भूकंप है, भूकंप किसको बोलेंगे कि पृथ्वी के कंपन अर्थात हलचल को ही हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे, भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी में जब कंपन होता है, कंपन उत्पन्न होता है तो उसको हम भूकंप बोलते हैं। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि भूकंप आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप बोलोगे कि भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा उत्पन्न हो सकता है, आ सकता है। अगला बोलोगे आपकी प्लेट विवर्तनिक प्रभाव जब होता है उसके द्वारा भूकंप उत्पन्न होने की प्रबल संभावनाएं होती है। पृथ्वी के ऊपर जब बड़े विस्फोट होते हैं तो उससे भूकंप आने की प्रबल संभावनाएं होती है। और अगला क्या होता है कि जनसंख्या में जब लगातार वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है कि भूकंप आने की प्रबल संभावनाएं होती है। और ये कुछ कारण थे। तो इनमें से मुख्य जो कारण है वो क्या होता है कि प्लेट विवर्तनिक प्रभाव होता है। यानी पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती है उन प्लेटों में जब खिसकाव उत्पन्न होता है, खिसकना शुरू करती है प्लेटें, तो उसके द्वारा पृथ्वी में कंपन होता है, हलचल होती है पृथ्वी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत ये भूकंप से संबंधित है। अगला सवाल है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपको बताना है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए होम्स, ऑप्शन बी रीड, ऑप्शन सी जॉली, ऑप्शन डी डेली। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि ये जो सिद्धांत है ये भूकंप से संबंधित सिद्धांत है। और किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे रीड के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी किससे प्राप्त होती है? यानी अच्छी जानकारी हमको किससे मिलती है? ऑप्शन ए भूकंप विज्ञान, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी दबाव एवं घनत्व। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान से क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अच्छी जानकारी हमको प्राप्त होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है कि भूगर्भ में यानी पृथ्वी में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, उत्पादित होती है यानी उत्पत्ति होती है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अधिकेंद्र, ऑप्शन बी भूकंप अधिकेंद्र, ऑप्शन सी भूकंप केंद्र, ऑप्शन डी साइक्लोजाइट। तो इस सवाल का सही आंसर बताना है आपको कि उस स्थान को क्या बोलेंगे। आपका सही आंसर होगा भूकंप केंद्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि भूकंप मूल अर्थात फोकस वह स्थान है जहाँ, यानी फोकस हम किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है। ऑप्शन बी जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट जाती है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे कि जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? भूकंप मूल अर्थात फोकस बोलते हैं। तो फोकस किसको बोलेंगे? पृथ्वी के अंदर ऐसा स्थान, ऐसा बिंदु जहाँ से भूकंप का आना प्रारंभ होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, अधिकेंद्र अर्थात इपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है
जो संबंधित है। अब भूकंप के संदर्भ में एपिसेंटर क्या होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से संबंधित है। ऑप्शन बी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु है। ऑप्शन सी वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है। ऑप्शन डी है भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है क्या? अधिकेंद्र अर्थात एपिसेंटर। तो एपिसेंटर हम किसको बोलते हैं? कि पृथ्वी के बाहर ऐसा बिंदु जहाँ पे सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। तो चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही उत्तर बताना है आपको कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अंतःकेंद्र, ऑप्शन बी मूल केंद्र, ऑप्शन सी उत्केंद्र, ऑप्शन डी मध्य केंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि क्या बोलेंगे उस स्थान को? आपका सही आंसर है उत्केंद्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। तो दोस्तों भूकंप जब आता है, भूकंप जब किसी क्षेत्र में आता है तो भूकंप कितने तरंगों को उत्सर्जित करती है, यानी भूकंपीय तरंगे होती है। वो कितने प्रकार की तरंगे होती है? आप बोलोगे 3 प्रकार की तरंगे होती है। अब 3 प्रकार की जो तरंगे हैं वो कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी प्राथमिक तरंग, दूसरी होती है द्वितीयक तरंग, तीसरी होती है एल तरंग। और इन एल तरंगों को हम धरातलीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। तो 3 तरंगे निकलती है। भूकंपीय तरंगे कितनी होती है? 3। तो चलिए अब सवाल का सही आंसर बताना है आपको कि भूकंप में धरातलीय तरंग होती है। तो धरातलीय तरंग क्या होती है? ऑप्शन ए गौण तरंग, ऑप्शन बी एल तरंग, ऑप्शन सी प्राथमिक तरंगें, ऑप्शन डी प्राथमिक एवं गौण तरंगें। तो इस सवाल का सही आंसर बताना है आपको। धरातलीय जो तरंग है वो हम एल तरंग को बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और ये जो एल तरंगें होती है इनको धरातलीय तरंगे भी बोलते हैं। और एल तरंग, क्योंकि इन एल तरंग इसलिए बोलते हैं इनको, इन एल तरंगों की खोज लव नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। और सर्वाधिक जो दूरी तय करने वाली तरंग, अगर सवाल पूछे आपसे कि सर्वाधिक दूरी तय करने वाली तरंग कौन सी होती है, तब आपका सही आंसर होगा एल तरंग होती है। और अगला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, अगला सवाल कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी होती है, तब आप बोलोगे कि सर्वाधिक विनाशकारी जो तरंग है वो एल तरंग होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो किस भूकंपीय तरंग से सर्वाधिक क्षति होती है, यानी हानि होती है? ऑप्शन ए प्राथमिक तरंग, ऑप्शन बी द्वितीयक तरंग, ऑप्शन सी दीर्घ पृष्ठीय तरंग, ऑप्शन डी क्षितिजीय तरंग। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा दीर्घ पृष्ठीय तरंग। तो इससे क्या होती है? सर्वाधिक क्षति पहुंचती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है कि जो कथन इन 4 में से गलत दिया गया है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा कहलाती है। ऑप्शन बी समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। ऑप्शन सी उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं उनको सहभूकंप रेखा कहते हैं। ऑप्शन डी भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, अर्थात जो यहाँ पे इन चारों में से गलत दिया गया है वो कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। तो ये यहाँ पे हमारा सही दिया गया है। अगला क्या है? अगला जो यहाँ पे दिया गया है कि उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आते हैं उसको क्या बोलते हैं? सहभूकंप। ये पॉइंट भी यहाँ पे सही दिया गया है। और पहला जो पॉइंट है
कि उसको सम भूकंप बोलते हैं, यानी समान स्थानों पर जब भूकंप आता है उसको सम भूकंप बोलेंगे। तो ये भी सही दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑप्शन ए है, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। ऑप्शन ये यहाँ पे ठीक है। अगला सवाल है, अगला पॉइंट है कि रिक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है। ऑप्शन सी है, यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो गलत, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो सही दिए गए हैं। तो जो नहीं बताना था आपको, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को, तो समुद्रों में जो लहरें उत्पन्न होती है उन लहरों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्क, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी स्केल, ऑप्शन डी केम। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा समुद्री लहरों में, समुद्रों में जो लहरें उत्पन्न होती है उनको क्या बोला जाता है? सुनामी बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी प्रति चक्रवात। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा भूकंप। तो भूकंप के कारण सुनामी उत्पन्न होती है। अगला सवाल ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक लगभग 63 भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो ये बताना है आपको कि सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। ऑप्शन ए परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी, ऑप्शन बी मध्य महाद्वीपीय पेटी, ऑप्शन सी मध्य अटलांटिक पेटी, ऑप्शन डी हिंद महासागरीय पेटी। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप वो किस पेटी में आते हैं? आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप के द्वारा क्या होता है कि महासागरीय भाग जो होते हैं, महासागरीय जो हिस्सा होता है उसमें लहरें उत्पन्न होती है, भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। उन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ज्वार भित्ति, ऑप्शन बी सीचेस लहरें, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी सुनामी। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा सुनामी बोला जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी चीनी। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा कि सुनामी ये जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इस सवाल का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा जापान में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो जापान में क्या होता है कि भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी जो समुद्री तरंगें होती है उनको सुनामी कहा जाता है। कहाँ? जापान में। ऑप्शन बी सही दिया गया है। अगला सवाल है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो वो लहर बतानी है आपको जो जो तरल पदार्थों से नहीं गुजरती है
कौन सी लहर होगी? 3 प्रकार की लहरें होती है, भूकंपीय लहरें, भूकंपीय तरंगें। ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन बी एल तरंग, ऑप्शन सी एस तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा एस तरंग। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है, यानी सेकेंडरी तरंग, द्वितीयक तरंग। अगला सवाल है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए करते हैं। ऑप्शन ए है वायु की आर्द्रता, ऑप्शन बी वायु का वेग, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन डी तरल का घनत्व। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कि रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ऑप्शन ए सागरीय तरंगों को, ऑप्शन बी ज्वार भाटे को, ऑप्शन सी भूकंपीय तरंगों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ किसके लिए काम में लाते हैं? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा भूकंपीय तरंगों को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भूकंप का अध्ययन ये सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आप बोलोगे सिस्मोलॉजी। तो चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी ये किसका विज्ञान है? ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो सिस्मोग्राफी ये किसका विज्ञान होता है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा भूकंप विज्ञान क्या होता है? सिस्मोग्राफी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? यानी समान भूकंपीय तीव्रता वाले रेखा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए समभूकंप रेखा, ऑप्शन बी सहभूकंप रेखा, ऑप्शन सी समताप रेखा, ऑप्शन डी समदाब रेखा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए कि समान भूकंपीय तीव्रता, सपोज ये कोई दो स्थान है, एक स्थान ये है और एक स्थान ये है, तो दोनों स्थानों में क्या हो रहा है? समान तीव्रता का भूकंप उत्पन्न हो रहा है, समान तीव्रता का भूकंप आया है। तो इस मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा समभूकंप रेखा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है। तो ऐसे स्थान बताने हैं आपको। सपोज ये कोई एक स्थान है, ये दूसरा स्थान है, तो दोनों स्थानों में एक ही समय में भूकंप आया है, तो इस मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए समभूकंप रेखा, ऑप्शन बी सहभूकंप रेखा, ऑप्शन सी आइसोपोनिक्स रेखा, ऑप्शन डी आइसोगोनल रेखा। तो इस सवाल का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे उसको सहभूकंप रेखा कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थी भूकंप से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आपको बता दें कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? आप बोलोगे सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप मापी जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। और एक स्केल होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल। और भूकंपीय जो तरंगें वो 3 प्रकार की तरंगें होती है। तो सर्वाधिक जो दूरी तय करने वाली जो तरंग होती है वो कौन सी होती है? आप बोलोगे एल तरंग होती है। और एल तरंग सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है। और एल तरंगों की जो स्पीड होती है, गति जो इनकी, वो 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।